नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बीएसटीसी एग्जाम में गत वर्षों में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है। इस वीडियो को देखने के बाद में और बीएसटीसी एग्जाम में हिंदी के प्रश्न पत्र में आपके अधिकतम प्रश्न सही होने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, उपकार का विलोम शब्द है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए विकार, विकल्प बी अनुदार, विकल्प सी अपकार और विकल्प डी तिरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका विकल्प सी अपकार। दोस्तों, जो उपकार शब्द है इसका जो विलोम होता है वो होता है अपकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुबोध का विलोम शब्द है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए बोध, विकल्प बी कुबोध, विकल्प सी दुर्बोध और विकल्प डी कुपोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी कुबोध। दोस्तों, जो सुबोध शब्द होता है उसका विलोम शब्द होता है दोस्तों कुबोध। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए जंगम, विकल्प बी सनातन, विकल्प डी शाश्वत और विकल्प डी स्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए जंगम। दोस्तों, जो स्थावर शब्द होता है उसका जो विलोम शब्द है वो है जंगम। ये स्थावर शब्द है, कई बार बीएसटीसी एग्जाम और अन्य अदर्स एग्जाम में पूछा गया है, तो ये से हम इंपोर्टेंट मान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बैठन शब्द का विलोम शब्द है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए ऊसर, विकल्प बी उर्वर, विकल्प सी चारागाह, विकल्प डी बैठहीन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प डी बैठहीन। दोस्तों, जो बैठन शब्द है उसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है बैठहीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि शब्द का सही विपरीतार्थी चुनिए। यानी कि अर्थात इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है जो अतिवृष्टि शब्द है उसका हमें विलोम शब्द बताना है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए अनावृष्टि, विकल्प बी वृष्टि, विकल्प सी महावृष्टि और विकल्प डी अकाल वृष्टि। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए अनावृष्टि। दोस्तों, जो अतिवृष्टि शब्द होता है उसका विलोम शब्द होता है अनावृति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6। इसमें पूछा गया है, कुलटा का विलोम शब्द है। दोस्तों, जो कुलटा जो शब्द है उसका विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए दारा, विकल्प बी वागिनी, विकल्प सी पतिव्रता और विकल्प डी पत्नी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी प्रतिव्रता। दोस्तों, जो कुल्टा है, जो कुल्टा महिला है, जो बुरे आचरण वाली महिला होती है, उसका जो विलोम शब्द है, उसका जो विपरीतार्थी है वो है आपका पतिव्रता महिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए यतीम, विकल्प बी कुलीन, विकल्प सी मनमथ और विकल्प डी एकिचन सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी कुलीन। दोस्तों, जो अभिजात शब्द है उसका जो पर्यायवाची है, जो उसका समानार्थी है वो है कुलीन शब्द। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं। यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमें विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस विकल्प के अंदर आकाश के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो इसके जो विकल्प हैं विकल्प ए नभ, अंबर, गगन, नाक और घट, विकल्प बी व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, दिव और मही और विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी है अंतरिक्ष, आसमान, खगोल और पुष्कर और वहीं विकल्प डी खगोल, दिव, फलक, शून्य और कामाक्षी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके विकल्प सी अंतरिक्ष, आसमान, खगोल और पुष्कर। दोस्तों, जो आपका आकाश शब्द है उसके जो विलोम शब्द होते हैं वो होते हैं आपका अंतरिक्ष, आसमान, खगोल, पुष्कर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 90 नंबर का, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो कमल शब्द है उसके पर्यायवाची निम्न विकल्पों में से कौन से हैं। इसके विकल्प ए है सरोज, जलज, जलद,
पंकज नीरज, विकल्प बी पंकज इंदवर नलीन उत्पल, विकल्प सी शारंग राजीव अरविंद वलाहक, विकल्प डी अंबुज सतदल अब्ज घनदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी। दोस्तों विकल्प बी यानी पंकज इंदवर नलीन और उत्पल ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भगवान कृष्ण है उनके पर्यायवाचियों में से कौन सा शब्द भगवान कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। इसके हमारे विकल्प हैं विकल्प ए राजीव, विकल्प बी माधव, विकल्प सी केशव और विकल्प डी मोहन। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए राजीव। दोस्तों जो राजीव शब्द है वो भगवान कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, ये कि कमल का पर्यायवाची है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 11वें नंबर का क्वेश्चन है चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसके जो विकल्प है विकल्प ए है ज्योतिष्ना, विकल्प बी कौमुदी, विकल्प सी चंद्रिका और विकल्प डी शुभ्रा। तो दोस्तों जो चांदनी शब्द है उसका जो पर्यायवाची है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी शुभ्रा। दोस्तों जो शुभ्रा शब्द है वो चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ज्योतिष्ना, कौमुदी, चंद्रिका, यामिनी और जुनाही ये सभी चांदनी शब्द के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसके विकल्प हैं शारदा, विकल्प बी भुविजा, विकल्प सी भारती, विकल्प डी बागदेवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी भूमिजा। दोस्तों जो भूमिजा है इस शब्द को छोड़कर सभी इसमें सरस्वती के पर्यायवाची हैं। शारदा, भारती, बागदेवी ये सभी सरस्वती माता को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसके हमारे विकल्प हैं व्योम, विकल्प बी शून्य, विकल्प सी दिव्य और विकल्प डी विभु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी विभु। दोस्तों जो विभु शब्द है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न किस क्रमांक में आदि और आधी शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो आदि आदि और आधी शब्द का युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए पूर्व, अंत, विकल्प बी अभ्यस्त और वगैरह, विकल्प सी अंत और प्रारंभ, विकल्प डी प्रारंभ और अभ्यस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी प्रारंभ और अभ्यस्त। दोस्तों जो आदि शब्द होता है आदि इसका अर्थ होता है प्रारंभ और आधी इस शब्द का अर्थ होता है अभ्यस्त। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हवन सामग्री का सही विग्रह व समास के नाम के लिए क्रमांक है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हवन सामग्री है उसके लिए सही विग्रह व समास के नाम के लिए कौन सा क्रमांक सही होगा। इसके हमारे विकल्प हैं विकल्प ए हवन और सामग्री देवनंदव समास, हवन की सामग्री संबंध तत्पुरुष समास और ऑप्शन इसका जो सी है हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी हवन में सामग्री अधिकरण तत्पुरुष समास। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष समास। दोस्तों जो संप्रदान तत्पुरुष जो समास होता है उसका मतलब उसका जो पहचानने का जो शब्द है उसमें आता है के लिए। तो इसमें जो हवन के लिए सामग्री यानी हवन सामग्री का अर्थ होता है हवन के लिए सामग्री। तो इसका जो विकल्प सी है वो सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला और 16वें नंबर का क्वेश्चन है निर्विकार में कौन सा समास है। तो इसके विकल्प हैं विकल्प ए दबंधव समास, द्विगु समास, आविर्भाव समास और विकल्प डी बहुविग्री समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। दोस्तों जो अव्ययभाव समास है वो निर्विकार शब्द के अंदर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है। इसके विकल्प हैं अत्युत्तम, अंतर्यामी, अध्यापक, अभ्युदय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए अति उत्तम। दोस्तों जो अति उत्तम है उस शब्द के अंदर अति उपसर्ग लगा हुआ है। दोस्तों जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द के आगे लगते हैं जबकि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द
किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि किस विकल्प के अंदर अधि उपसर्ग नहीं लगा है। इसके विकल्प हैं अध्यादेश, विकल्प बी अधिपति, विकल्प सी अधिग्रहण, विकल्प डी अधोमुख। तो दोस्तों इसमें जो इसका विकल्प डी है उसके अंदर अधि उपसर्ग नहीं लगा है, क्योंकि इसके अंदर अधोपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं लगा है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए रूफला, विकल्प बी रंगीला, विकल्प सी जहरीला और विकल्प डी रसीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए रूफला। दोस्तों जो रूफला शब्द है इसके अंदर ईला प्रत्यय नहीं लगा है, जबकि रंगीला, जहरीला और रसीला तीनों शब्दों के अंदर ईला प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए सु उपसर्ग, विकल्प बी संस उपसर्ग, विकल्प सी शम उपसर्ग, विकल्प डी सत उपसर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प सी सम। दोस्तों जो सम है ये उपसर्ग आपका संस्कार शब्द के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि संस्कार का जो संधि विच्छेद होता है सम सम प्लस कार, इससे बनता है आपका संस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा अगला और 21वें नंबर का क्वेश्चन है वो है दोस्तों निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए कौमुदी, विकल्प बी कालिदास, विकल्प सी कौतूहल और विकल्प डी तदोपरांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी तदोपरांत। दोस्तों जो तदोपरांत शब्द है ये अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है, जबकि कौमुदी, कालिदास और कौतूहल ये तीनों शब्द हैं वो सही या शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 22वां और अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध शब्द है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए चांद, विकल्प बी छिपकली, विकल्प सी छतवा और विकल्प डी गीतांजलि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका विकल्प डी गीतांजलि। दोस्तों जो गीतांजलि है वो अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध रूप से गीतांजलि इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला और 23वें नंबर का क्वेश्चन है वो है मैं कलम से किताब लिखता हूं में कारक भेद है। दोस्तों जो एक हमको वाक्य दिया गया है कि मैं कलम से किताब लिखता हूं, इसके अंदर कौन सा कारक भेद है। इसके विकल्प हैं का कारक, विकल्प बी करण कारक, विकल्प सी अपानन कारक और विकल्प डी संबंध कारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी करण कारक। दोस्तों जो करण कारक है उसका प्रयोग इस शब्द के अंदर किया गया है। जो करण कारक है वो हमेशा किसी साधन यानी कि जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उस शब्द को इंगित करता है। तो यहाँ पर कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो कलम एक साधन के रूप में हमें मानते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 24वां क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध शब्द है। विकल्प ए न्यौछावर, विकल्प बी दिवारात्रि, विकल्प सी दरिद्र और विकल्प डी दुर्वस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी दिवारात्रि। जो दोस्तों जो दिवारात्रि शब्द है वो अशुद्ध रूप से लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 25वां क्वेश्चन है बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरल वाक्य। दोस्तों जो सरल वाक्य है वो है आपका बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। तो इसका मतलब है कि जो संयुक्त वाक्य होता है इसमें दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण किया जाता है, जहां दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जबकि जो मिश्र वाक्य होता है इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 26वें नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो। यानी कि अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि उस शब्द को क्या कहते हैं जिसमें हानि या अनर्थ का भय नहीं हो। इसके विकल्प हैं निस्तेज, विकल्प डी निरापद, विकल्प सी धीरोदात्र, विकल्प डी धीरोदत्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी निरापाद। दोस्तों जिसमें हानि या अनर्थ का भय नहीं होता उसे हम निरापाद कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इसके विकल्प हैं
ए, विकल्प ए ज्ञानार्थ, विकल्प बी योजना अनुसार, विकल्प सी रात भर, विकल्प डी पदच्युत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी पदच्युत। दोस्तों जो पदच्युत शब्द है वो आपका अविर्भाव समास का उदाहरण नहीं है, जबकि ज्ञानार्थ, योजना अनुसार और रात भर ये तीनों ही शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 28वां प्रश्न है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए मानवीय, विकल्प बी मानवता, विकल्प डी अधीर और विकल्प डी विखंडित। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी विखंडित। दोस्तों जो विखंडित शब्द है इसके अंदर तत्सम और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 29वां क्वेश्चन है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। इसके विकल्प हैं लोम हर्षक, विकल्प बी आत्मनिर्भरता, विकल्प सी देशवासी और विकल्प डी सर्वाधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए लोम हर्षक। दोस्तों जो लोम हर्षक शब्द है उसमें कर्म तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए से प्लस भावना, विकल्प बी से प्लस तद्भावना, विकल्प सी सद प्लस भावना और विकल्प डी सत प्लस भावना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी सत प्लस भावना। दोस्तों जो सत प्लस भावना है वो सद्भावना का विलोम शब्द वो संधि विच्छेद होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द वाक्य है। इसका विकल्प ए है मालिक के आते ही वह 9-2-11 हो गया, विकल्प बी ताजमहल विश्व की एक भव्य इमारत है, विकल्प सी जीती मक्खी निगली नहीं जाती और विकल्प डी प्राचार्य की बात को मान लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी प्राचार्य की बात को मान लो। दोस्तों जो प्राचार्य की बात को मान लो यह एक अशुद्ध वाक्य है, जबकि विकल्प ए मालिक के आते ही वह 9-2-11 हो गया, ताजमहल विश्व की एक भव्य इमारत है और जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये तीनों ही वाक्य शुद्ध वाक्य माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। इसके विकल्प हैं राम तुम अब सो जाओ, वाह आप खूब हैं, विकल्प सी श्याम तुम आ गए और विकल्प डी अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि किस शब्द में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। तो इसका जो हमारा 32 प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, यानी कि राम तुम अब सो जाओ। ये हमारा एक विराम चिन्ह युक्त वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला और 33वां क्वेश्चन है, निष्फल में कौन सी संधि है। दोस्तों जो निष्फल शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए विसर्ग संधि, विकल्प बी व्यंजन संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प ए विसर्ग संधि। दोस्तों जो निष्फल शब्द है उसके अंदर विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाता है। निह प्लस सफल ये शब्द होता है, इसमें बनता है आपका निष्फल शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वागदान में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी व्यंजन संधि। दोस्तों जो व्यंजन संधि है उसका प्रयोग वागदान के अंदर किया गया है। अगर वागदान की बात करें तो वाक प्लस दान शब्द से मिलकर वागदान शब्द का निर्माण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण शब्द की संधि है, यानी कि दोस्तों जो श्रवण शब्द है उसका जो संधि विच्छेद है वो होगा श्री प्लस अन, श्रा प्लस वन, नौ प्लस वन और श्रवण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी श्रावण। दोस्तों जो श्रावण है श्री प्लस और जो अन शब्द है उससे आपका श्रवण शब्द बनता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राघव शब्द की संधि है, यानी कि दोस्तों जो राघव शब्द है उसका संधि विच्छेद कौन सा है। विकल्प ए रघु प्लस ए, विकल्प बी रा प्लस घव, विकल्प सी रच प्लस ए और विकल्प डी रा प्लस आयव।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए रघु प्लस ए। दोस्तों जो रघु प्लस ए है इससे आपका राघव शब्द बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 37वां प्रश्न है, निरपराध शब्द का संधि विच्छेद है। निर प्लस अपराध, विकल्प डी निहि प्लस अपराधी, विकल्प सी निहि प्लस पराध और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प सी नी प्लस पराध। दोस्तों जो नी प्लस पराध है वो आपका निरपराध शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 38वें नंबर का प्रश्न है, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए दीर्घ संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी यण संधि और विकल्प डी अयादि संधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी गुण संधि। दोस्तों जो हितोपदेश शब्द है उसके अंदर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 39वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्प अशुद्ध है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि कौन सा जो विकल्प है उसका अशुद्ध रूप से संधि विच्छेद किया गया है। इसके हमारे जो विकल्प हैं, विकल्प ए ऊपरी प्लस उक्त उपरोक्त, विकल्प बी बी प्लस आकरण व्याकरण, विकल्प सी अति प्लस उक्ति अतिउक्ति, विकल्प डी अधि प्लस आदेश अध्यादेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए ऊपरी प्लस उक्ति उपरोक्ति। दोस्तों जो ये उपरोक्त शब्द का जो विलोम शब्द किया है वो असंधि विच्छेद किया गया है वो अशुद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 40वें नंबर का प्रश्न है, उपकार में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी गुण संधि। दोस्तों जो उपकार शब्द होता है उसके अंदर गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी में मिलना अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपसे एक मुहावरा पूछा गया है, इसके अंदर मिट्टी में मिलना इसका अर्थ होता है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए बर्बाद होना, विकल्प बी शर्मसार होना, विकल्प सी मृत्यु होना और विकल्प डी मिट्टी में वस्तु खो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए बर्बाद हो जाना। दोस्तों जो बर्बाद हो जाना ये इसका मिट्टी में मिलने का सही अर्थ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टस से मस ना होना अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो मुहावरा होता है टस से मस ना होना इसका अर्थ होता है। इसके विकल्प हैं, स्तर ना होना, विकल्प बी अपने स्थान पर हिलना, विकल्प सी अपने ही स्थान पर रहना और विकल्प डी कुछ भी असर ना होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी कुछ भी असर ना होना। दोस्तों जो आपका टस से मस न होना इसका अर्थ होता है कुछ भी असर ना होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चींटी के पर निकलना से आश्चर्य है। यानी कि दोस्तों जो एक मुहावरा होता है कि चींटी के पर निकलना इसका मतलब होता है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए गर्व करना, विकल्प बी छोटे व्यक्ति द्वारा घमंड करना, विकल्प सी संकट आना और विकल्प डी आसमान में उड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी छोटे व्यक्ति द्वारा घमंड करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ख व्यक्ति के लिए कहावत है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि मूर्ख व्यक्ति के लिए कौन सी कहावत प्रसिद्ध है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए अक्ल का मित्र, विकल्प बी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, विकल्प सी अक्ल का दुश्मन, विकल्प डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी अक्ल का दुश्मन। दोस्तों जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे हम अक्ल का दुश्मन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊँट के मुंह में जीरा से आप क्या समझते हैं? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए आवश्यकता से बहुत कम, विकल्प बी ऊँट के द्वारा जीरा खाना, विकल्प सी जीरे की पूर्ति न होना और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए आवश्यकता से बहुत कम। दोस्तों जब कोई चीज़ हमें आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में मिलती है तो हम कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बाप ने मारी ना मेंढकी बेटा तीरंदाज कहावत का अर्थ बताइए। इसके विकल्प है, मेंढक को मारना, विकल्प बी मूर्ख, विकल्प सी वाचाल और विकल्प डी हैसियत से अधिक बात करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी हैसियत से अधिक बात करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों जो हिंदी भाषा है उसके अंदर कितने कारक माने गए हैं?
इसके विकल्प हैं विकल्प ए 8, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7 और विकल्प डी 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए 8। दोस्तों हिंदी के अंदर 8 कारकों की संख्या 8 मानी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामासिक पद का विग्रह गलत है? विकल्प ए यथाक्रम यानी कर्म के अनुसार, विकल्प बी अधमरा आधा है जो मरा, विकल्प सी मंत्री परिषद मंत्रियों के लिए परिषद, विकल्प डी पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार। तो इसका कौन सा जो पद विग्रह है, जो समासिक विग्रह है वो गलत है, ये हमको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। इसका सही शब्द होता है मंत्रियों का परिषद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 49वें नंबर का प्रश्न है, यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा। दोस्तों जो यथाशक्ति है इस पद का विग्रह होगा, ये हमसे इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए शक्ति के अनुसार, शक्ति से बढ़ चढ़कर, विकल्प सी शक्ति से बाहर और विकल्प डी शक्ति से भीतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए शक्ति के अनुसार। दोस्तों जो यथाशक्ति शब्द होता है उसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 50वें नंबर का जो प्रश्न है वह है, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? इसके विकल्प हैं राजपुरुष, विकल्प बी राम लक्ष्मण, विकल्प सी कालिदास और विकल्प डी करमवीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी राम लक्ष्मण। दोस्तों जो राम लक्ष्मण शब्द है उसके अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 51 नंबर का और अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? इसके विकल्प हैं बहुविग्री समास, विकल्प बी द्विगु समास, विकल्प सी द्वंद्व समास और विकल्प डी कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए बहुविग्री समास। दोस्तों जो बहुविग्री समास है, जो नीलकंठ शब्द है जो भगवान महादेव के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर हमें बहुविग्री समास देखने को मिलता है। चलिए हमारा और अगला क्वेश्चन है, समास में कितने भेद होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो समास होता है उसके अंदर कितने भेद होते हैं। इसके विकल्प हैं विकल्प ए 5, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी यानी कि 6। यानी कि दोस्तों जो समास होते हैं उनके 6 भेद होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बनमानुष में कौन सा समास है? इसके विकल्प हैं द्वंद्व समास, विकल्प बी तत्पुरुष समास, विकल्प डी बहुविग्री समास और विकल्प डी द्विगु समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी तत्पुरुष समास। दोस्तों जो बनमानुष शब्द है उसके अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झगड़ा मेरे और उनके मध्य में था में कौन सा कारक है? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो आपको एक वाक्य दिया गया है कि झगड़ा मेरे और उनके मध्य में था, इसके अंदर किस कारक का प्रयोग किया गया है? संबंध कारक का, विकल्प बी अधिकरण कारक का, विकल्प सी करण कारक का और विकल्प डी कर्म कारक का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी अधिकरण कारक का। दोस्तों जो झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था इसके अंदर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति दूसरों की त्रुटियां खोजता है उसे क्या कहते हैं? इसके विकल्प हैं विकल्प ए समीक्षक, विकल्प बी समीक्षाएं, विकल्प सी छिद्रान्वेषण, विकल्प डी छिद्रान्वेषक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी छिद्रान्वेषक। दोस्तों जो दूसरों की त्रुटियां खोजता है उसे हम छिद्रान्वेषक कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। यानी कि अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि उस महिला को क्या कहते हैं जिसका पति प्रदेश यानी कि दूसरे प्रदेश से लौटा हो। पौपृत का पति का, आगत पति का, गति पति का और तप्त पति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी आगत पति का। दोस्तों जिस महिला का पति अभी अभी विदेश से लौटा है उसे आगत पति का के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए युयुक्षा, विकल्प बी मुमूर्षा, विकल्प सी जिजीविषा और विकल्प डी उत्सर्ग इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा
विकल्प बी मुमूर्षा। दोस्तों जो मरने की इच्छा होती है उसे हम मुमूर्षा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है 58वें नंबर का प्रश्न, और इसके अंदर पूछा है किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो किंवदंती शब्द है उसका अर्थ होता है। इसके विकल्प है, विकल्प ए जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, विकल्प बी जो बात परंपरा से प्रचलित हो, और विकल्प सी क्या कहा जा क्या कहा इसका पता ना हो, और विकल्प डी जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो। तो जो किंवदंती शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों विकल्प बी जो बात परंपरा से प्रचलित हो। यानी कि दोस्तों जो बातें हैं जो कि परंपरा से जो जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी संस्कृति में उससे प्राचीन समय से चली आ रही है, उन्हें हम किंवदंती के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हो उसके लिए एक शब्द है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि ऐसा स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए पर्वत, विकल्प बी प्रदेश, और विकल्प सी अंतराज, और विकल्प डी क्षितिज पठार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी अंतराज। दोस्तों उस स्थान को अंतराज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो व्याकरण का जानता हो। अर्थात दोस्तों जो व्यक्ति व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरणीय, विकल्प बी व्याकरण, विकल्प सी आचार्य, और विकल्प डी वैज्ञानिक। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी व्याकरण। दोस्तों वो जो व्यक्ति व्याकरण जानता है उसे व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले के प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है अनावृष्टि से आश्चर्य है। इसके विकल्प हैं बहुत कम बरसात होना, विकल्प बी आवश्यकता से अधिक बरसात होना, विकल्प जो अगला विकल्प है वो है ठीक ठीक बरसात होना, और अंतिम विकल्प है बरसात बिल्कुल ना होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी बरसात बिल्कुल ना होना। दोस्तों जिस क्षेत्र में बरसात बिल्कुल नहीं होती है जब, तो उसे हम अनावृष्टि के नाम से जानते हैं, और जब बरसात अधिक होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो पढ़ा न गया हो उसे क्या कहते हैं। अर्थात जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो उसे क्या कहते हैं, अपठित, अलिखित, अपठित, अपठनीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी अपठित। दोस्तों जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे अपठित कहते हैं। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वाचाल किसे कहते हैं। इसके विकल्प हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी जो बहुत बोलता हो। दोस्तों जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति नगर में रहता है उसे क्या कहते हैं, शहरी, नागर, नगर वधु, और नौकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी नागर। दोस्तों जो व्यक्ति नगर में रहता है उसे हम नागर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि हमारे जो मुख होता है उसमें ई स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए कंठ, विकल्प बी तालु, विकल्प सी ओष्ठ, और विकल्प डी मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए कंठ। दोस्तों जो ई शब्द है इसका जो उच्चारण है वो हमारे कंठ के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर जो टॉप हिंदी के 65 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके वीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी चैनल पर आने वाले 2-3 दिन में आपको राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कला संस्कृति की महामैराथन वीडियो देखने को मिलेंगी। वहीं हिंदी, कंप्लीट हिंदी को एक वीडियो में कवर किया जाएगा। इसी प्रकार आपको रीजनिंग और शैक्षणिक अभिरुचि की भी मैराथन वीडियो देखने को मिलेगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।